अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम का नाम है जी हां एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। आज के इस प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे होने जा रहा है कि आपको पता है कि एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की बात में हम ये देखते हैं कि हमारी इस एजुकेशन की वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सोसाइटी में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है या हो चुका है, या आप सोसाइटी में क्या फाइंडिंग्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि और क्या बेहतरी आ सकती है। आज के प्रोग्राम में जो हम जिस टॉपिक को लेके आ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ का फैलाव हो रहा है जिसका मैं ये कहूँगा कि जिसको प्रॉपर डायग्नोस करना और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वायरल्स चल रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही अपनी जान छुड़ाई है कोरोना वायरस से, मगर वो भी अभी तक हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पाया जाता है। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे वायरसेस चल रहे हैं। हम सडनली अभी रमज़ान की ईद के दौरान भी हमने देखा कि गैस्ट्रो बहुत फैला हुआ था। ठीक इसी तरह से अब जो हमारी सोसाइटी जिस वायरस को फेस कर रही है उसको कहते हैं मंकी पॉक्स, और उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को मदऊ किया है, जिनका ताल्लुक सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के साथ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये होता है कि जब लोग कोशिश करते हैं किसी भी बीमारी के बारे में नॉलेज लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो रिलायबल रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई हॉस्पिटल्स हो या कोई इंस्टीट्यूशंस हो, उसकी तरफ रग़बत करते हैं। देन अगेन आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताइबान खान, जो कि इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रही हैं टेली तबीब के अंदर। जी हाँ, उनका हेल्पलाइन नंबर भी है 1123, और आप वहाँ पर कॉल करके अगर खुदा न खास्ता जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आप 1123 पर बात करके अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो आपके डाउट्स हैं या जो आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एंड देन अगेन अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाला और इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हमारे इस स्टूडियोज़ तक आई। थैंक यू सो मच मैम। मुझे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं कि वायरल ये सारी चीज़ें, मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि ये वायरल और वायरस बेसिकली होता क्या है और किस कदर ये कहते हैं कि वायरल है तो फैलता है, ये किस तरह फैलते हैं? असल में हमारे पास ना इन्फेक्शंस अगर जब भी होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, या तो एक वायरल होता है, दूसरा वो बैक्टीरियल होता है। सही। जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वायरस की वजह से होता है, और वायरस को किल करने के लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होती। जैसे हमारा नाम है एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वायरस को नहीं। वायरस को किल करने के लिए हमारे पास यूजुअली वैक्सीन्स लगती हैं, जो आप बचपन से लगाते आ रहे हैं, जिसमें मीज़ल्स, रूबेला, पोलियो, इस तरह के नाम आपने बहुत सुने होंगे। पिछले कुछ महीनों में यानी सालों में आपने कोविड की वैक्सीन का भी सुना होगा। तो वैक्सीन वो चीज़ होती है जो वायरस को फाइट करती है, और दवाएं या एंटीबायोटिक्स वो चीज़ होती है जो बैक्टीरियल को फाइट करती हैं। जहाँ तक मैं वायरस की बात करूँ, वायरस हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वायरस को किल कर लेता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होता है। हर वायरस की अपनी लाइफ होती है, उसको हम प्रोडोमल पीरियड कहते हैं। सही। और इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। वो हमारे बॉडी में कुछ वायरस 15 दिन तक रहते हैं, कुछ 20 दिन तक। अब हर वायरस की अपनी पोटेंसी होती है और अपनी लाइफ स्पैन होते हैं, वो अपना लाइफ पूरी करके ही वायरस से निकलता है। अब जैसे अब हम देखते हैं जब सीजनल चेंज होता है तो सीजनल फ्लू होता है, ठीक है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन आपने सुना होगा। तो वो हमारी बॉडी से निकलते हुए 7 से 10 दिन लेता है। नो मैटर आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स या एंटी एलर्जिक्स खा लें, वो अपने पीरियड पे ही ख़त्म होता है। ये अच्छा होना चाहिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आप सेहतयाब हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं और इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे नहीं रहते, तो ये होता है कि वायरस आपकी बॉडी उस वायरस को ईजिली फाइट कर जाती है। जहाँ उसका पीरियड 7 दिन का होता है, वो 5 दिन में आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो ये वायरस होता है। तो मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि अगर कभी भी लोगों को इन्फेक्शन हो, वो एक प्रॉपर तरीके से उसका चेकअप कराएं। एक CBC, एक कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम कहते हैं, वो एक आप तो आम लेबॉर्ट्री में 500 या 300 का भी हो जाता है। मकसद वो है उस टेस्ट का ये कि उसमें एक TLC काउंट होता है या WB काउंट। वो काउंट अगर इंक्रीज़ हो, नॉर्मल उसकी रेंज होती है 4000 से 10,000 तक, अगर तो वो काउंट इंक्रीज़ होता है यानी आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल रेंज में है फिर भी आपको फीवर है, तो मोस्ट लाइकली आपको एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन नहीं, आपको खुद अपनी डाइट और अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ा के उसको फाइट करना होगा।
और अगर ज़्यादा ही आपको छींके या नज़ले या कोई भी खांसी या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाला वायरस हो, तो मेरा मशवरा आपसे ये होगा कि आप थोड़े दिन क्वारंटाइन हो जाए, चाहे कोई भी वायरस हो, और उसको फाइट कर लें 3 से 4 दिन में। इससे क्या होगा, आपकी सेहत जल्दी सही भी हो जाएगी और आप उसको फैला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वायरस एक से दूसरे में जल्दी फैलता है। अच्छा, वायरस हमने जैसे कोरोना के टाइम में सुना था कि भाई फॉर एग्जांपल शायद वो उसमें काफ़ी सारी मिथ्स भी हों, आप माशाल्लाह इस फील्ड से तो आप इसको क्लियर कर सकती हैं कि डिफरेंट परिंदे होते हैं, जैसे हम चमगादड़ की बात करते हैं तो वो किसी फल को खाता है, देन अगेन वही फल इंसान खाता है तो वायरस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड देन अगेन अगर हम थोड़े सा इसकी कोरोना की हिस्ट्री को देखते हैं, उसमें भी इसी तरह की कुछ बातें इनिशियली लेवल पे सुनने को मिल रही थी कि भाई लोगों ने ये किया वो किया तो ये हुआ। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम अफ्रीकन साइड से, जैसे अफ्रीका के तो बहुत सारे वायरसेस, इवन रिसेंटली जो हमारे जो गाय भैंस इस तरह की जो हिलाल जानवर थे उनमें भी ज़्यादा पाया गया, मगर वो अफ्रीकन वायरसेस से अगेन वो ये कह रहे थे कि उन चीज़ों में जस्ट लाइक वो जानवर को किसी दूसरे जानवर ने खाया एंड देन अगेन वही जानवर जो है आपने ज़बह किया, उसकी बॉडी से वो चीज़ें जस्ट लाइक आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई और ये सारे मामला। अब एक जो लेमैन है, जैसे मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, मुझे मतलब जैसे कि मेडिकल फील्ड का इतना बड़ा आइडिया नहीं कि क्या हो सकता है, मगर अगेन हम आर्टिकल्स या कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ है। अब यहाँ पर मामला ये है कि हम कुछ खाते भी नहीं हैं ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल या हम ये कहेंगे हमने फल भी लिए, उसको पूरा धोया सारा कुछ, और उसमें ये भी देखा कि भाई किसी भी परिंदे ने या किसी भी जानवर ने उसको बाइट नहीं किया था, हमने बाद में कंज्यूम किया। मगर हमने कहीं ट्रैवल किया, फॉर एग्जांपल किसी बस पे बैठे, वहाँ से सफ़र अपना गुजार के घर तक पहुँचे तो हमें नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम सब कुछ शुरू हो गया, या हम किसी और वायरल मर्स में मुब्तला हो गए, या जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर क्लिफ्टन के एरिया में ये भी होता है कि समंदर के जब डिफरेंट डेज होते हैं तो लोगों की आँखों का वायरल भी शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उसमें भी ये CBC टेस्ट करवाना ज़रूरी है। एंड देन अगेन जैसे आपने बताया कि वायरल का एक टाइम होता है जिसमें सिर्फ आपको अपने इम्यूनाइजेशन सिस्टम पे काम करना होता है, तो उसमें मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है इस वक्त वो ये है कि देखिए अगर हमें नज़ला है तो हम जब बड़े बूढ़ों से बात कर रहे होते हैं तो हमें वो डाइट के हिसाब से कुछ चीज़ों से मना करते हैं और कुछ चीज़ें कहते हैं कि ये खाएं। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि लोग अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनकी वजह से शायद उनका फीवर या फ्लू भी बढ़ जाता है, तो उसमें भी कोई प्रिकॉशंस होती हैं कि भाई आप इस तरह की डाइट न लीजिएगा। एंड देन अगेन फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लू और इस तरह की चीज़ें हम कहें तो उसमें आप ये वाली डाइट छोड़ के ये वाली ले लें। जैसे बहुत सारे बच्चों का हम देखते हैं कि वो समवॉट उनका कैल्शियम का लेवल कम होता है या उनके अंदर आयरन की डिफिशिएंसी होती है, तो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं भाई आइसक्रीम कभी भी ना दें इस बच्चे को, मगर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम मजबूर हैं, ये बच्चे इसके बगैर चलते ही नहीं, और लोगों की आइडियोलॉजी ये होती है कि आइसक्रीम बहुत ही कोई एनर्जेटिक आइटम है। बिल्कुल ठीक इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इससे हाजमा हो जाता है, हालांकि अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन को हम देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई भी इम्पैक्ट दे। हाँ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह ज़रूर करेगा। बिल्कुल, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। देखिए, मैं उन डॉक्टर्स भी कहते होंगे लेकिन हर चीज़ की एक रीज़न है। अच्छा, मैं अगर कोई बच्चा या बड़ा जब भी कोई बीमार होता है ना, मैं उनको खाने पीने से रोकने का मशवरा कभी भी नहीं दूँगी। ठीक है, ऐसी अगर बिल्कुल भी जैसे एक मिथ है, जैसे अगर टाइफाइड फीवर हो जाए तो यू कैन नॉट ईट रोटी नहीं खाएं, ऐसा नहीं है। रोटी खाने से मना नहीं किया, रोटी हजम करने की सलाहियत कम हो जाती है कुछ लोगों में, जैसे उनको बहुत मोशन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाइफाइड के एक टाइम पे आपको मोशन भी आने लगते हैं, तो आप रोटी खाएंगे तो डेफिनेटली आपको हजम में कोई मसला होगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, नहीं हो रहा, घर में रोटी चपाती बन रही है, बाहर से नहीं आ रही, क्यों नहीं खाएं? बिल्कुल खाएं, क्योंकि मुझे आपकी इम्यूनिटी को तेज़ करना है। चाहे वो आप घर में पका हुआ मटन का गोश्त भी खा लें या फिर घर में पकी हुई रोटी भी खा लें, तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूँगी। और जहाँ तक आपने बच्चों की बात की, एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट शुगर, अच्छा डॉक्टर्स आइसक्रीम खाने से मना नहीं करते, द थिंग वो जिस चीज़ को मना कर रहे हैं वो है कंज्यूमिंग ऑफ शुगर। ये जो लॉलीपॉप्स आर्टिफिशियल कलरिंग या फिर ये जो बंटी जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बच्चों का जो दिमाग है वो डेवलपमेंट फेज में होता है। जब मैं किसी बच्चे को इतनी शुगर दूंगी तो उसकी वो हाइपर एक्टिविटी की तरह चला जाएगा। ठीक है, अब हाइपर एक्टिविटी में बच्चा तोड़ रहा है, लोग समझते हैं हमारा बच्चा शैतान हो रहा है। इट्स जस्ट कि वो शैतान नहीं, वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो उसमें क्या होता है, बच्चा शॉर्ट हाइटेड होने लगता है,
वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खेलने कूदने में लगा देता है, तो वो उनकी ग्रोथ स्पर्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये वो रीज़न है जिसमें हम कहते हैं एक्सेस मीठा मत दें बच्चों को एक एज के बाद, क्योंकि वो उनकी एज है, उसमें अगर आप उसको अच्छी चीज़ें से मुराद मेरी ये है मटन खिलाएं, फ़िश खिलाएं, बाहर से बीफ खाता है सही जगह से खिलाएं, ये वो चीज़ें जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगी। लेकिन बंटी लॉलीपॉप्स ये इतनी नहीं हेल्प करेंगी, ये उसकी शुगर रश को बढ़ा के उसकी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। डैमेज इन अ सेंस कि खुदा ना खास्ता कोई मेंटल मसला नहीं होगा, लेकिन उसकी ग्रोथ में मसला आ जाएगा, तो उस वक्त मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन बीमारी के उसमें मैंने कभी खाने पीने को रोकने का मशवरा कभी नहीं दिया। और जहाँ तक वायरल इन्फेक्शन है उसमें तो बल्कि और खाएं, जितना खा सकते हैं उतना खाएं, घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना, कि बाहर से कोई इन्फेक्शन ना आए। वो मैं उस पर तो आपको हमेशा कहूँगी कि खाना खाएं। जहाँ तक बच्चों की बात है, बस उनको शुगर से दूर रखें, बाकी माशाल्लाह बच्चों को जो देना है वो आप दें, ऐसा मसला नहीं है। बस ये थोड़ी सी मिथ है। और जहाँ तक घर वालों की, बड़ों की मिथ है कि भाई अगर फ्लू हो गई तो तुम ये मत दो, वो ना दो, मैं उस पर गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो ना उस चीज़ की तासीर जानते हैं, जिसमें हम मेडिकल वाले इसको यूजुअली नहीं समझते और हम इसको मानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर कोई मानता है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि नहीं मैं इलायची नहीं खाऊंगा, मुझे गर्म लग जाता है, अच्छा मैं उसको कहूँगी ठीक है नहीं खाओ, सही, क्योंकि एक थिंग होती है जिस चीज़ को मैं बिलीव रखती हूँ, अगर वो मेरे ये खाने से ये हो जाएगा तो योर बिलीव एक्चुअली कॉजेज यू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं ये नहीं खाऊंगी मैं सही रहूँगी, तो वैसा भी है। तो हमारे पास हम जिस तरह पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, तो एक मेंटल पार्ट भी आता है। अगर पेशेंट किसी चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है, मैं कहती हूँ ठीक है, बिलीव करने पे खाने पीने से मुझे कोई मसला नहीं, इट्स देयर बिलीव, तो कोई उसमें ख़राबी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कहूँगी, जब भी बीमार हो तो खाना पीना कम नहीं बल्कि सही करें। हाँ, स्पेशली वायरल की कंडीशन में, स्पेशली वायरल की कंडीशन में पानी फ्लूइड जो भी आपको मिल रहा है बस घर का साफ़ सुथरा हो, ताकि कोई और इन्फेक्शन ना कैच करे, बस ये मेरा मकसद है। अच्छा, हम बात करते हैं जब वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर, तो क्या वो डेडली हो सकते हैं? मतलब वायरल इन्फेक्शन जैसे आपने कहा कि भाई एक मुद्दत है उनकी 5 दिन 10 दिन 15 दिन, अगर उसमें हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम भी करते हैं, अपना डाइट भी अच्छा कर लेते हैं, समवॉट वॉक भी करते हैं, थोड़ा बहुत जिमिंग वगैरह भी कर लेते हैं कि भाई हम अपने आप को एक हेल्दी प्रोसेस की तरफ ले जाएं, तो क्या ये वायरस कभी सीवियर भी होते हैं एंड देन अगेन डेडली हो सकते हैं? जैसे आपने इनिशियली भी कहा कि वायरसेस को डिफीट करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि वायरस डेडली जब होने लगते हैं जब वो अपनी कॉम्प्लिकेशन स्टेट पे पहुंचते हैं। सही, वो ये इसलिए होता है कि वायरस का टाइम है 20 दिन में बॉडी से जाना। फॉर एग्जांपल उस 20 दिन में वो आपकी बॉडी को थका रही है, आप कुछ खा पी नहीं पा रहे, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम लो हो रहा है। इम्यून सिस्टम लो हो रहा है तो आप दूसरे जो हवा में बैक्टीरिया है वो भी कैच कर लेते हैं। सही, तो बेसिकली वायरस तो है, उसके साथ आपको एक इन्फेक्शन होता है जो हमारी ज़बान में कहते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस। आपने जब कोविड का नाम सुना था, आपने कहा था ये लंग इन्फेक्शन है, तो कोविड लंग इन्फेक्शन करता है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको ख़राब करता है वो एक बैक्टीरिया होता है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। मसला ये होता है कि 20 दिन के पीरियड में अगर इम्यूनिटी कम हो गई, वो इम्यूनिटी लो होने की वजह से और इन्फेक्शन कैच करके एक कॉम्प्लिकेशन स्टेट में पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मरीज़ है, उसको वायरल इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ है, लेकिन पिछले 10 दिन के उसका फीवर 102 से कम नहीं हो रहा, तो ये मेरे लिए अलार्मिंग है कि ये इसकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही, इसको एडमिट करके मैं इसको एंटीबायोटिक्स चलाना मजबूरी हो जाएगी। सही, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा इस वायरस ने इसको इतना कमज़ोर कर चुका है कि इसने दूसरे इन्फेक्शंस भी कर लिए। जिस तरह लोग नमूनिया में एंड अप हो जाते हैं, कोविड से डेथ कोविड से नहीं हुई थी, कोविड की कॉम्प्लिकेशन से हुई थी जो नमूनिया में तब्दील हो गया था। तो इसलिए जब भी कोई वायरस हो तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत है। वायरस से डेथ इसलिए होती है कि वो कॉम्प्लिकेट होकर दूसरे इन्फेक्शंस को कॉज कर देती है। तो सारा मसला ये होता है। एक तो डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी डिटेक्ट कर सकूँ उतना जल्दी मैं मदद कर सकूँगी। एंटीबायोटिक्स नहीं तो और भी मेडिकेशन है, दे के उसको एटलीस्ट मैं उसके सिम्टम्स को वर्स होने से बचा लूँगी। अब मुझे पता चल जाएगा ये प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत ईजिली, प्रेग्नेंट वुमेन हो, डायबिटिक पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, ये वो पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी कम है। सही, वो चाहते हुए भी अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उस केस में मुझे उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है ताकि वो अपने फीटस तक ना पहुंचा दे या डायबिटिक पेशेंट और वर्स कंडीशन में ना आ जाए। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि इनका प्रिवेंशन ही इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन स्टेट में फिर ये नमूनिया, स्टमक इन्फेक्शंस, कार्डियक प्रॉब्लम्स में लैंड अप हो जाता है। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब करती हुई जाती है। हमेशा वायरस से डेथ नहीं होती, वायरस की कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है।
सही। अच्छा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे अभी हमारी बात हुई कि हमने कोविड के ऊपर भी बात की कि कुछ मिथ थी या रियलिटी थी, वो एक अलग बात है। मगर हम अक्सर सुनते हैं कि कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे बीच में हमने सुना चिकनगुनिया के नाम से, बहुत ही मतलब उसमें भी यही था कि लोग बीमार हो रहे थे, तो उनके बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर बहुत शदीद किस्म का पेन हो रहा था। एंड देन अगेन व्हाइट सेल्स काउंट बहुत ड्रास्टिक नीचे आ रहा था। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि स्किन वायरल के अंदर चिकन पॉक्स बहुत वायरल होता है। तो मतलब जस्ट लाइक हर तीसरे बंदे को आप देखते हैं कि जगह पर तो वो बहुत ज़्यादा मसाइल, उसमें भी मैंने ये देखा है कि बुखार भी बहुत तेज़ होता है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब जो एक नया, आई डोंट नो कि क्या है, किस कदर है, यही हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये मंकी पॉक्स है क्या, इसका कहाँ से ओरिजिन है, कुछ हमें इसके बारे में उसके बेसिक्स बताएं, देन अगेन हम इसके सिम्टम्स पे जाएंगे। अच्छा, जो मंकी पॉक्स वायरस है, जैसे नाम आपको समझ आ रहा है मंकी पॉक्स, एक लेमैन को भी समझ आएगा या मंकी क्या है। इसको आपने बहुत पहले शुरू में एक बात की थी कि जानवरों से फैलने वाला, तो मंकी पॉक्स जो वायरस है ये जानवरों से फैलता है। बेसिकली इसका ओरिजिन बहुत पहले अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। ये पेंडेमिक नहीं थी, एक होती है एपिडेमिक, एक होती है पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी पूरी जहाँ में फैलने वाली, और एपिडेमिक एक जगह पे। तो ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाई जाती थी। ये उसमें होती थी जो लोग जो खाना खाते हैं ना, सही से कुक करके नहीं खाना खाते। और हमारे जो कुछ वहाँ अफ्रीका में जो फ़ौज थी उनकी, तो वो केन फूड खाते थे, वो सही से कुक नहीं होता था। तो ये वहाँ से फैला है। बेसिकली फैलता कहाँ से, ये एनिमल से फैलता है। सबसे ज़्यादा ये चूहों में होता है, चूहों में, रैट्स में, माइस में, मंकी में ये वायरस पाया जाता है। वो अगर मंकी का आपको या चूहों का स्कार पड़ जाए, उसने आपको काट लिया, तो देयर आर हायर चांसेस कि ये वहाँ आप तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, ये एनिमल से ह्यूमंस में आता है, ठीक है। ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं जाता जब तक ये एनिमल से कांटेक्ट ना हो। तो इसलिए जो ये मंकी पॉक्स वायरस है, इसको अब समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि आगे आ रही है ईद पे आ रहे हैं सबके जानवर। तो अब पहले भी इस तरह का जानवरों में डिजीज़ आई थी, तो ये अब मैं इसलिए इसके अवेयरनेस पहुँचाना चाह रही हूँ लोगों तक कि इवन अगर आपके घरों में कुर्बानी होती है, उस गोश्त को बहुत अच्छी तरह से धोएं। आप इवन अगर अभी भी इन दिनों में भी आपके पास कोई गोश्त आ रहा है, आप उसको अच्छी तरह से धो के पकाएं और अपने हाथ भी धोएं, क्योंकि वो जड़ है। अगर वो एक दफ़ा आपने कंज्यूम कर ली, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो वायरस है इवन आफ्टर डेथ ऑफ द एनिमल ये फैलता है, कुछ टाइम तक फैलता है। अगर आपने वही मीट पका के खा लिया, देयर हायर चांसेस आपको हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट मंकी पॉक्स इज। और अगर एक दफ़ा एक ह्यूमन को हो गया, वो दूसरे ह्यूमन तक पहुंचा सकता है, लेकिन किस तरह से, जब तक वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ना तब्दील हो जाए। मंकी पॉक्स जो वायरस है ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसका ये मतलब होता है कि ये वायरस, अगर इसकी वायरस का जो पीरियड है वो यूजुअली 7 days to 20 days होता है, तो ये 7 days में भी लोगों में ख़त्म हो जाता है, सही, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डेडली नहीं होता, लेकिन अगर इसकी केयर नहीं की गई, इसके सिम्टम्स को पहचाना नहीं गया और आपने फैलाना शुरू कर दिया, तो ये वर्स हो सकता है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे आने का, आप थैंक यू अतीक, आपने मुझे इनवाइट किया, मकसद ही यही है कि आने वाले दिनों में जब लोगों को जानवरों से इतना ज़्यादा कांटेक्ट होगा, तो या तो आप ग्लव पहन लें, या अगर आप वहाँ से आए भी हैं तो हाथ पाँव सही से धो लें, ताकि ये किसी को फैल ना जाए। गॉड फॉरबिड अगर आपको हो भी जाता है। अच्छा, मंकी पॉक्स जो वायरस है ये CBC इस तरह से आपको डिटेक्ट नहीं होगा। CBC कराने का मेरा पहले मकसद क्या था कि TLC काउंट अगर ज़रूरत से कम हो, बिल्कुल, तो वो वायरल है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया है। मुझे वायरल और बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करता है, वरना मंकी पॉक्स का अपना टेस्ट तो PCR है। PCR के अलावा इनका और कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। और मैं जाते ये भी बता दूं कि मंकी पॉक्स की अपनी कोई वैक्सीन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी अगर खुदा न खासा कोई सीवियरिटी पे लैंड अप भी होता है तो हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाते हैं, मंकी पॉक्स की नहीं है हमारे पास, या इम्यूनोग्लोबुल्स लगाते हैं। तो और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त क्या है कि हम इसको पहचान लें। पहचानने की 3 बड़ी अलामत हैं। पहली चीज़, आपको बुखार है। बुखार आपको इनिशियली नहीं होगा, बॉडी में दर्द होगा, 4-5वें दिन बुखार होना शुरू होगा, और वो भी हाई ग्रेड 102, 103 तक, यानी जाता रहता है। उसके अलावा आपको रैश अपीयर होगा। रैश ऐसा जैसे एक लाल कलर का पैच आएगा आपके फेस पे। ये स्टार्ट होता है फेस से, फिर जाता है आपके पाम में और फिर पाँव में। उस हिसाब से फिर ये फैलना शुरू करता है। पहले जब रैश होगा तो आपको
कभी भी जब रैश होना महसूस हो तो आप अपने आईने में आईने में देख के ये देखा करें कि गर्दन के सीधे या उल्टे साइड पे कोई गुदूद तो स्वेल नहीं हो रहे। इसको हमारी ज़बान में लिम्स नोड कहते हैं और वैसे ही गुदूद होते हैं। अगर आपको गुदूद महसूस होना शुरू हुए सीधे या उल्टे हाथ पे, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को रब्ता करें। आपका इसका इलाज ज़्यादा वो नहीं है, आपको पकड़ के नहीं रखेंगे, यू हैव टू बी क्वारंटाइन। और जब रैश या गुदूद अपीयर हो, इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप वायरस फैला सकते हैं। आप वायरस जब भी फैला सकेंगे जब आपका ड्रॉपलेट या फिर खांसी नज़ला शुरू हो जाए आपको, या फिर आपका कोई खून निकल जाए और वो किसी के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर आपकी बॉडी के फ्लूइड, फॉर एग्जांपल आप अगर कपड़े आपके पसीने वाले हैं तो मैं ये कहूँगी कि उसको अवॉइड करें घर के दूसरे लोगों के कपड़ों के साथ धोने के लिए। ये इस तरह फैलेगा, वरना नहीं। अगर आप नज़ला नहीं है, बुखार नहीं, सिर्फ रैश है, ये है, तो आप घर में आराम से फिर सकते हैं। फैलाएं, बस अपने कपड़े अलग धोएं, अपने जो बर्तन हैं वो अलग रख लें, ताकि आपके सलाइवा से आपकी बॉडी का कोई भी फ्लूइड इसको फैला सकता है, उससे आप अवॉइड करें, तो ये आप सही रह सकते हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। और जो लोग आजकल मैं इंटरनेट पे तस्वीरें देख रही हूँ, लोग उससे घबरा रहे हैं कि इसमें दाने होते हैं पानी वाले, वो दाने होते हैं सेकेंड वीक से, यानी डिजीज़ के 10 दिन बाद। अगर उससे पहले ही आपने इसको पकड़ लिया, क्वारंटाइन हो गए, फीवर आ रहा है, आप हर 4-4 घंटे से पैराडोल ले सकते हैं, फ्लूइड ज़्यादा ले सकते हैं। घबराएं नहीं, अगर किसी को दाने हो भी गए, इसके दानों की एक अलग किस्म है। इनके पानी वाले के दाने होते हैं और हाथ के अंदर वाले हिस्से से शुरू होते हैं, फिर पूरे में जाते हैं हमेशा। हाँ, और पाँव के भी निचले हिस्से से शुरू होते हैं, तलियों से, और पाँव के भी निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर आते हैं पानी वाले दाने। अच्छा, ये खुद फटते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर दाना फट गया तो वो दाना किसी के कांटेक्ट में ना आए, फ़ौरन जाके आप उसको वॉश कर लें। तो ये सारी इसकी चीज़ें हैं, ये आपने अगर पहचान ली, घर में आ गए तो कर सकते हैं। इसी चीज़ के लिए अगर लोग कभी कभी इसको पहचान नहीं पाते, और डायबिटिक पेशेंट तो फ़ौरन रब्ता करें अपने डॉक्टर से, क्योंकि फिर हम उनके लिए हम एंटीबायोटिक चला देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है उनको कोई इन्फेक्शन कैच ना कर ले। दाना फट गया, वो वुंड खुल गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना आ जाए, क्योंकि दाने फटेंगे भी। मतलब अलग से एक बैक्टीरिया को जगह मिल जाएगी उस जगह। हाँ, एग्जैक्टली, आपकी वुंड खुल गया, आपको जगह मिल गई आपके बैक्टीरिया को आके बैठने की। इम्यूनिटी आपकी वैसे ही कम है तो आपको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ, जो पहचान जाए। जिस हेल्पलाइन पे मैं अभी काम कर रही हूँ, इसका नाम है टेली तबीब 1123। ये 24/7 एक हेल्पलाइन है, ये मेडिकल हेल्पलाइन है। यहाँ पे आप किसी वक्त भी फ़ोन करके कोई भी सवाल, कोई भी मेडिकेशंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स, मैं भी वहाँ पे होती हूँ, मेरे साथ फेलो डॉक्टर्स भी होते हैं, मेरे पास साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी होते हैं। बेसिकली हमने वहाँ सब बिठाए हुए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम चाह रहे हैं हमसे लोग रब्ता करके किसी भी डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से पहले हमसे रब्ता कर लें। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं, उनके दाने होते हैं या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, वो हॉस्पिटल जाने से निगलेक्ट करती हैं, चाहे वो कराची से हो या कराची से बाहर भी हो। तो वो हमें कांटेक्ट कर ले हमारे इस नंबर पे, किसी और से कुछ और करे बगैर हमसे कांटेक्ट करें। कोई मेडिकेशन रिक्वायर्ड होगी, हम उनको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे। इस तरह क्या होगा, स्प्रेडिंग से बच जाएगा। 1-2 वाला भी सिम्टम आए तो हमें फ़ोन कर लें। इट्स नॉट नेसेसरी कोविड की तरह नहीं है हम आपको बंद कर देंगे या क्वारंटाइन कर देंगे, नहीं, हम आपको वो हेल्प देंगे। जो भी मेडिकेशन रिक्वायर्ड है वो ऑन द कॉल दी जाएगी आपको, ताकि स्प्रेड ना हो। लेकिन बस ये वाली प्रिकॉशंस हैं जो लोग अभी ले लेना, ताकि आगे मसला ना। अच्छा, इस प्रिकॉशंस के साथ जैसे आपने कहा कि वो हर 4 घंटे के बाद पैनाडोल ले सकते हैं क्योंकि बुखार की शिद्दत बढ़ रही है, तो अगर इसके साथ अगर वो फील कर रहे हैं कि भाई मामला जो है उस जस्ट लाइक जो आप बता रही थी कि पानी वाले जो पिंपल्स टाइप चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए भी कोई मेडिसिन वगैरह होती है? बिल्कुल। वो क्या होती है तकरीबन? अब देखिए, अगर वो डिपेंड होता है, उसको हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ही देते हैं। जैसे आम ज़मान में हम लोगों ने पॉलीफैक्स का नाम बहुत सुना है। बिल्कुल ठीक है, पॉलीफैक्स लगाना, उसके अंदर एंटीबायोटिक है। पॉलीफैक्स एक ब्लू ऑइंटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक है, हम वो लगाने को कहते हैं। अगर ज़्यादा बुरा ज़ख्म है तो हम टॉपिकल और भी चीज़ें दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल से मुराद मेरी ये उसके ऊपर लगाने वाली, मैं कुछ खिला नहीं रही हूँ आपको, जब तक मैं ये ना देख लूँ कि हो ये ब्लड में जा रहा है, तो ऊपर से लगाएंगे ताकि वो उसकी शिद्दत वहीं पे ख़त्म हो के वहीं पे दाना ख़त्म हो जाए। टॉपिकल लगाने में लोगों को मसला भी इतना नहीं होगा। सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई
सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेता है एंड देन अगेन रैशेस तक बात पहुंच गई है, तो जैसे आपने कहा उनको ये टेस्ट करवाना होगा, वो टेस्ट भी करवा देते हैं, आपसे राब्ता करते हैं, तो क्या वो टेस्ट आपको किस तरह, मतलब आपके तो एक नंबर है 1123, तो वो टेस्ट आप तक वो कैसे शेयर कर सकते हैं? नहीं, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है। जब हमें 1123 पे कोई राब्ता करता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद हमें MR नंबर दिया जाता है। ठीक है, MR नंबर के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जिस पे वो हमारी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। दानों की सही। पिक्चर्स भी हमें यूजुअली रिसीव हुई है। आने वाले दिनों में हम लोग एक टेली मेडिसिन करेंगे, जिसमें वो लोग वीडियो कंसल्टेशन विद द कंसल्टेंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी मेडिकेशन सही। या तस्वीरें भेज के हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर भी हम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि फ़ोन पे आके मैं आपको देख तो सकती रही, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप के जरिए आपकी तस्वीर मंगवा जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी रिपोर्ट्स, जो भी अगर ज़ख्म की भी तस्वीर है वो मंगवा के मुझे और बेहतर समझ आएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी टाइमली। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है, मगर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी फीमेल्स की स्पेशल रिजर्वेशंस होती हैं कि वो घर से बाहर नहीं जाती, या कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो वो कभी कभार खुद भी हिचकिचा जाती हैं कि मैं डॉक्टर से कैसे बात करूँगी। इवन उस हॉस्पिटल में फ़ीमेल डॉक्टर होगी या मेल डॉक्टर होगा, ये तो मामलात मैंने जस्ट लाइक आपके इस तसलसल से कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली जब गायनोलॉजिस्ट बैठी होंगी तो आपके पास वो फीमेल ही होंगी। अब मामला दूसरा ये आता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे लाइक हम जिस डिजीज़ को फॉर एग्जांपल उर्दू में या सिंधी में बुखार बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में फीवर बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम उर्दू से दूसरी लैंग्वेजेस पे जाते हैं तो शायद अगेन उनकी वर्डिक्ट चेंज हो जाती है। तो क्या आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के हवाले से भी लोगों को डील किया जाता है? पहला ये मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर मैं दूसरे सवाल पे जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वैलिड है। मेरे पास ना मेरे स्टाफ नर्सेज जो होती हैं वो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं। पश्तो, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, ये सब इजीली बोल सकते हैं। तो हमारे पास अगर कोई भी कॉलर अगर लैंग्वेज बैरियर हो, तो मेरे पास पश्तो एजेंट है, सिंधी एजेंट है, मुझे ट्रांसलेट करके वो चीज़ें बोल देगा। ठीक है, डॉक्टर्स हमारे पास सिंधी भी अवेलेबल हैं एंड उर्दू भी अवेलेबल है अभी करंटली, लेकिन उसके अलावा जो हमारा दूसरा स्टाफ है वो पश्तो में भी है। तो बेसिकली हम 3 मेजर, इंग्लिश तो है ही, उर्दू के अलावा हमारे पास पश्तो है, सिंधी है और पंजाबी है। ये तीनों लैंग्वेज समझने की लोग हैं वहाँ पे, तो ऐसा कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। अगर पेशेंट हमारे पास आता है कोई भी लैंग्वेज का हो, हमारे पास ट्रांसलेटर, मतलब समवॉट आपके पास रिसोर्सेज हैं, कोई ना कोई स्टाफ मेंबर उससे मतलब उसकी क्यूरी को समझ के आपको सारी डिलीवर्स दे देगा। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप और हम भी देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी अब हम दूसरी ईद की तरफ और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि जानवरों से होती है, एंड देन अगेन जिस तरह आपसे भी बात हो रही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्लूइड्स, जिसके थ्रू ये मामला हो रहा है। तो क्या जैसे आपने कहा कि वो माइस में, रेट में, एंड देन अगेन मॉन्की के अंदर ये वायरस ऑलरेडी होता है, वो किसी को भी बाइट करते हैं या जस्ट लाइक स्क्रैच करते हैं तो उससे ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे जानवरों में जैसे हम गाय, बकरी या जस्ट लाइक मुर्गी या इस तरह कोई भी हलाल जानवर खाते हैं, तो क्या ये आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी मैंने यहाँ सुना हो कि भाई मॉन्की ने उसको बाइट किया, फॉर एग्जांपल हुआ भी हो, तो क्या वो उनके जो चारा वगैरह खाते हैं जानवर, उनके अंदर अगर उस माइस वगैरह का बाइट हो जाता है, कुछ होता है, तो वहाँ से भी ये डेवलप होता है जानवरों में? क्योंकि जब हम जानवर लेने जाते हैं तो हम 2-4 चीज़ें देखते हैं, भाई दांत पूरे, वेट पूरा है, हेल्दी है, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता। जैसे बीच में कोई बीमारी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसका नाम, जिसमें गोश्त जो था जानवर का, चाहे बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, तो उसके ऊपर बबल्स थे वाइट कलर के, जो उसकी डिटेक्शन था। अब जानवर तो ज़िबा हो गया, अब उसके बाद डिटेक्शन हो रही है, तो वो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा मसला था। एंड देन अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे यहाँ जो चेक इन बैलेंस है, जो जानवर लाया जाता है मंडी में, तो वो भी हमने देखा है कि क्या होता है, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो आगे अपना जानवर बेच के चला जाता है, चाहे वो जानवर किसी मेजर बीमारी में ही क्यों ना, क्योंकि आम इंसान को तो ये नज़र आता है कि भाई उसका वेट भी पूरा है, वो खा भी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, मगर जैसे हमारे इंसानों के अंदर होता है, पता ही नहीं चलता भाई, वो माजरत के साथ अल्लाह रहम फरमाए कैंसर के तीसरे स्टेज में पहुंचा हुआ इंसान होता है, वो तो डॉक्टर उसको उसके सिम्टम्स, नाखून, हाथ, पाँव, ज़बान, आँख, सब चीज़ें चेक करता है, या उसकी कोई और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कैंसर के अंदर बाल भी गिरते हैं, तो भाई वो बंदा समझ जाता है भाई ये तो कैंसर का पेशेंट है। अब यहाँ पर भी वो उस जानवर के हिसाब से कोई अच्छा डॉक्टर मिले। हाँ,
या तो फिर ये यस आपकी बात, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं जानवर का जाके पीसीआर करूँ और फिर मैं कहूँ हाँ अब ये जानवर आप नहीं, मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल, आपका- जानवर का स्लेवा और उसका जैसा कि मैंने भाई हाँ। मैं भी जो खा रहा हूँ कहीं ना कहीं हमने कभी कभार ये कहते हैं ना ये जानवर तो ये खा ही नहीं सकता, मगर भूख में बेचारे को उधर भी कुछ ना कुछ अपना मैं- हिसाब किताब करना ठीक, मैं पड़ता आपका बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है ऐसे काफ़ी लोगों को, मेरे घर वाले, मेरे अपने अंकल्स भी मुझसे ये पूछते हैं कि हम पीसीआर करें, क्या करें। तो थिंग इज़ कि देखें, ये जैसे आपने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि चूहों में, मंकीज़ में इस तरह से होते हैं। अच्छा, आप जब जानवर लेने जाएँ, अब मैं उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं इतना ज़रूर हेल्प कर सकूँगी कि उसकी बॉडी में कहीं पे भी ओपन स्कार दिखे, कटा हुआ कोई निशान जिस पे चोट का निशान, तो अवॉइड करें। क्या पता उसका कांटेक्ट काटने से नहीं, अगर उसका वोंड किसी और चीज़ से भी लगा हो, लेकिन अगर उस पे जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ पे कोई गंदा जानवर हो, जैसे अब इनकी फार्म्स हर जगह अच्छे नहीं होते, वहाँ पे चूहे बिल्ली ये सब फिर रहे होते हैं गाँव में या कहीं पे भी, तो अगर उसका कोई ओपन वुंड हो तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो ओपन वुंड हो सकता है उसको लगा तो किसी और चीज़ के हो, लेकिन उसके ऊपर कोई चूहा ना उस पर फीड कर गया हो, कोई बिल्ली ने ना काट लिया हो। क्योंकि अगर मैं वैसे मुझसे कहेंगी तो गाय में ये वायरस नहीं है, ठीक है, गाय में या बकरों में ये वायरस नहीं है, ये वायरस इन्हीं जूनोटिक जानवरों में। लेकिन ये लोग जो है ना, गाय और बकरे, और इस वक्त ये प्रोन है कि इनको ईजिली कैच कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह ये रहते हैं वहाँ पे बिल्ली चूहे तो होते ही होते हैं, आसपास पूरे पाकिस्तान में बिल्ली चूहे हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन्हें नहीं लग सकता, उन्हें लग सकता है। तो अच्छा ये होगा कि जहाँ पे स्कार हो, चोट लगी हुई हो, उस पर ना लें। तो मेरे एक फेलो कज़न है, उन्होंने मुझसे कहा ये लोग ना चोट पे कोई मेहंदी का निशान लगा देते हैं, एंड आई वाज लाइक, तो ये तो मैं इस पे कैसे, तुम बताओ मैं इसको कैसे डिटेक्ट करूँ। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपके पास और वे है कि वैसे एनिमल हेल्दी है उस तरह से, तो आप ले सकते हैं। अच्छा ये है कि इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आप इसको अच्छी तरह से धो के जब पकाएंगे तो चांसेस हैं कि वायरस इतना ज़्यादा आपको ना फैले। उस तरह से नहीं है जैसे बबल वाली डिजीज़ है ना, वो तो पूरी फैल गई, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो फिर भी चांसेस हैं, अगर आप सही से धोएं, सही से सब कुछ साफ़ करके और उबालने के बाद वैसी वायरस ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ये शर्त है कि आपको सही से धुला हुआ हो, तो फिर तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। एक्चुअली ऑब्वियसली हमारी ये फील्ड है, जैसे एक पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करना, तो हमारे दिमाग में सवाल बहुत तेज़ी से उभर रहे होते हैं। अब मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल भाई हम जानवर से हट जाते हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है जो हम रूटीन में जो सुबह का नाश्ता भी लेते हैं, तो जहाँ वो बन रहा होता है वो जगह में घूम के भी आया हूँ, और हमारे यहाँ फूड डिपार्टमेंट का माशाल्लाह इतना अच्छा सिस्टम होता है कि वो देख भी रहे होते हैं कि क्या हो रहा होता है, तो कहते हैं ठीक है भाई अब यहाँ का कल्चर ऐसा है, उसमें मतलब सारी बात आके कल्चर पे रुक जाती है। मैंने देखा है जितना भी बेकरी आइटम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइस और छुआ पाया जाता है, और मज़े की बात है कि वो भी ये जो मैदे से बनी हुई चीज़ है, स्पेशली मैदा भी खाता है, दूध के अंदर डुबकियां भी मारता है ये, ठीक है। अब वही चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और चूहा सबसे उसका फेवरेट चीज़ मैंने देखी एग है, जो आपके उसमें केक में भी डल रहा होता है, बिस्किट में भी डल रहा होता है। तो समवट मेरी तरफ से ही शायद ये एक माइंड सेट आ रहा है कि क्या वाकई हमें इस बेकिंग आइटम्स को भी थोड़ा देखना चाहिए, जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ की सफाई सारी चीज़ें, या अवॉइड करना चाहिए जब तक ये इशू चल रहा है। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि हाँ अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप मुझसे कह रहे हैं ना कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे चूहा है, ये इन्फेक्टेड, हर चूहा तो इन्फेक्टेड नहीं है, पहली बात। अच्छा ये जो वायरस है मंकी पॉक्स, ये पाकिस्तान में नहीं फैला, ये कहीं से आया है। हमारा पहला केस भी सऊदी अरब से आया है, फिर वो यहाँ पे आके फैला है, जो हमारा फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था। सेकंड रिपोर्ट जो हुआ है वो अभी सूडान से, लोग जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वापस आ रहे हैं, सूडान में ये आउटब्रेक हुआ था, तो उनमें से अगर एक दो को है तो वो यहाँ लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ बोलना ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में नहीं था तो पाकिस्तान के चूहों को ये नहीं है। मैं इतना कह सकती हूँ कि लोग कोविड की तरह ये ना हो जाए कि अपने घर बंद कर लें या बेकरी सब कुछ बंद कर लें, नहीं, ऐसा मैं डराने वालों में सिर्फ जो आपकी बात है बिल्कुल सामने रख रही हूँ कि ये पाकिस्तानी चूहों में नहीं था। लेकिन हाँ अब ये है कि कोई चीज़ फैल रही है तो हम उसको अवॉइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बेकरी के आइटम बंद कर दें, क्या पता उस बेकरी में कभी चूहा आया ही ना हो, और ज़िंदगी में आए हो तो मैं भी यही कहा था, सफाई ज़रूर देखें। सफाई देखना तो आपको सिर्फ मंकी पॉक्स के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत है। मंकी पॉक्स तो एक चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों में जो वायरस मैंने डिटेक्ट किया है, जो मैं रोज़मर्रा डिटेक्ट करती हूँ, वो एच पाइलोराई है।
एच पाइलोराई एक ऐसा पेट का इन्फेक्शन है जो हमारे कीमो में और ये बन कबाब में मिलता है। वो जब फैलता है जब मीट को सही से कुक किया ना जाए, और हमारे जो बन कबाब में फ़ौरन यहाँ कबाब डाला और यहाँ पे बन में लगा के दे दिया, इट्स नॉट कुकड प्रॉपरली। मैं ये नहीं कह रही कि वो गंदा है, मैं ये कह रही हूँ कि वो सही से गला ही नहीं है, तो उसमें ये एच पाइलोराई ग्रो करता है, बीफ में, मीट में। तो ये तो बहुत कॉमन है पाकिस्तानियों में। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में फैल रही है तो वो एच पाइलोराई है। मंकी पॉक्स तो अब आया है, सही, ठीक है। मंकी पॉक्स की शिद्दत ज़्यादा इसलिए मैं चाह रही हूँ कि स्प्रेड ना हो। अच्छा, प्रोग्राम अपनी तरफ मतलब जस्ट लाइक अपने इख्तिताम की तरफ तो जा रहा है, मगर एक चीज़ लास्ट घूम रही है जहन में, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि ये फ्लूइड्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके कपड़े अगर स्वेटिंग है या कुछ भी, किसी भी तरह का पसीना या कोई भी चीज़, या इवन आप अपने खाने पीने के बर्तन भी अलग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर इंसान वॉशरूम जाता है, ठीक है। एंड देन अगेन बहुत सारी डिजीज़ मैंने सुनी भी हैं, इवन मैंने उसके कुछ लोग देखे भी हैं जो वॉशरूम जाते हैं, फ्लश नहीं करते, दूसरा बंदा जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड देन अगेन जब डॉक्टर्स के साथ जब बात कर रहा होता है तो वो कहता है ये हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर्स को समझाते हैं भाई ये यही हुआ है, आपने फ्लश नहीं किया इस वायरस को, फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है। एंड देन अगेन वो वायरस आपके साथ अटैच हो गया, एंड देन अगेन अब आपने उस पर इनिशियली गौर फिक्र नहीं किया, अब वो पाइल्स बन चुका है। अगर अब भी पाइल्स की आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आगे मामला। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो इस तरह के लोग हैं जो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो क्या वो वॉशरूम के मामले में भी थोड़ा सा उनके साथ आप डिस्टेंस मेंटेन रखें कि जब तक उनका मामला सेट ना हो तो वो वॉशरूम यूज़ ना करें, घर का कोई और वॉशरूम यूज़ करें? वॉशरूम से ज़्यादा बेसिकली मेरा ना उनकी वो जो टॉवल्स यूज़ करते हैं उसका है। अच्छा, वॉशरूम में क्या है कि वॉशरूम अब घर के पास सबको वो एक अलग वॉशरूम नहीं दे सकते। अब लोग अगर जॉइंट फैमिली रह रही है, अगर उनमें सिर्फ 2 ही बाथरूम है, अगर मैं ये कह दूँ कि बाथरूम अलग करो तो दे विल बी लाइक यार हमारे घर में तो है ही 2 बाथरूम। तो ऐसा नहीं है, उसमें ये है कि आप अपने कपड़े और तौलियाँ अलग रख सकते हैं। हाँ, वॉशरूम जा रहे हैं तो आप इजीली वॉश आउट करें, और जहाँ बैठे उसको भी पानी से 3 दफ़ा रिंस कर दें, वो जगह साफ़ हो जाए। या एंटीसेप्टिक चीज़ें, एंटीसेप्टिक डेटॉल डाल दें, ना भी तो पानी से भी अगर वॉश करेंगे ना वॉश हो जाएगी। हमारे उसमें है कि जैसा हम इस्लाम में होता है कि 3 दफ़ा कर दो तो नापाक चीज़ भी साफ़ हो जाती। तो आप उसको बेसिकली अपनी पाकी का, अपनी हाइजीन का खुद ख्याल रखें। सही। जिस जगह से आप आ रहे हैं आप उसको वॉश आउट कर दें। मैं ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं कहूँगी कि बाथरूम अलग कर दें, बस अपने टॉवल, अपने कपड़े, ये चीज़ें अलग रखें। बाकी इन चीज़ों से मंकी पॉक्स वायरस नहीं फैलेगा। दूसरी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने सीट साफ़ नहीं की है, वो एक पब्लिक बाथरूम में ज़्यादा होता है, घर वालों में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता कि यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से, वो लोगों को भी बहुत तकलीफ दे होता है। तो बेटर यही है जब भी जाएँ फ्लश करें, उस जगह को वॉश आउट करके आएँ, ताकि नेक्स्ट कोई भी यूज़ करे तो आपका कोई फ्लूइड या इस तरह कुछ ना हो जो उसको कैच करे। इस बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा इसकी प्रिकॉशंस नहीं है, बस ये जानवरों वाला चीज़ को आपको ख्याल रखना है। और अगर सिम्टम्स आएँ छुपाएँ मत, फ़ौरन रब्ता करें, हमसे करें, किसी और अपने नियर बाय डॉक्टर से करें, ताकि वक्त पे इलाज हो जाए आपका। सो व्यूअर्स, जितना मेरे जहन में या जितना मेरे फहम में आ रहा था, मैंने वो तमाम सवालात कोशिश किया डॉक्टर ताइबान खान के साथ मैं शेयर करूं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मुझे गाइड भी किया। मैंने आपके खाने पीने की चीज़ों से लेके आपके जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें, इवन वहाँ तक जो आपका, मैं ये कहूँगा कि जो वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें वो भी मैंने डिस्कस कर ली। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि आपको अगर कोई भी सिम्टम, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो प्लीज़ उसको डिस्कस करें, चाहे 1123 पर जाके आप कॉल करें या आप अपने करीबी कंसल्टेंट से मशवरा करें, मगर बात करेंगे तो उसका कोई हल निकलेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर काइंड टाइम। एंड लास्टली प्रोग्राम के इख्तिताम में चाहूँगा कि कोई भी मैसेज जो आप अपने तरफ से देना चाहें। मेरा बस एंड में सबको यही मैसेज होगा, मेरा मकसद भी आने का यही था कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझ तक रीच करें, लोग हेल्प तक रीच करें। अगर वो मेरे थ्रू आना चाहें, 1123 पर रब्ता करना चाहें, अगर अपनी काफ़ी ऐसे मसले होते हैं, वो कहते हैं हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, जैसे साइकोलॉजिस्ट का मसला है, साइकेट्रिस्ट का कोई इशू है, नहीं बताएं, कोई मसला नहीं, बस अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। 24/7 ये हेल्पलाइन है, कहीं पे भी आपको ज़रूरत हो, कभी भी कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो वो भी हमारा, आपको पता है रेस्क्यू 112 तो है ही, वो हमारा टाइमली स्टाफ वहाँ पहुँच के आपकी हेल्प कर सके। मकसद ये है कि कोई भी सिम्टम्स को दिखाना ज़रूरी है। पहले एक ब्रेस्ट कैंसर का भी चला था, तो ब्रेस्ट कैंसर को छुपाना नहीं चाहिए। अगर किसी फीमेल को कोई भी लम्ब कहीं पे भी फील हो रहा है अपनी छाती पे, तो वो हमसे रब्ता करें, क्योंकि इलाज पहले हो जाना ही बेहतर है, छुपाने का कोई मकसद नहीं। अगर आप घर में किसी को नहीं बता सकती, आप हमें डॉक्टर को बता दें,
आप चाहती हैं कि हम आपको कॉल बैक करके ना बताएं, कोई मसला नहीं, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। बस ये मेरा मकसद है, बाकी यही है, हेल्दी रहें, कोई मसला नहीं। बाहर जा रहे हैं मास्क, इवन दो कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन अगर बहुत क्राउडेड जगह है तो पहनने में कोई हर्ज नहीं है, वरना नहीं पहने कोई मसला नहीं। हाथों का ख्याल रखें, हाथों को सही से धोएं, मीट को सही से धो के खाएँ, इस तरह की चीज़ें करें ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपके आसपास लोग भी। So once again, guys, I'm very thankful to the Sindh Integrated Emergency and Health Services का कि उन्होंने हमारी इस शॉर्ट नोटिस कॉल को एक्सेप्ट करते हुए, हमारे इनविटेशन को डॉक्टर साहबा ने एक्सेप्ट करते हुए हमें टाइम दिया है। मैं कोशिश करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने पूरी सारी चीज़ें सुनी कि आपको गायनोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या आप पेडिट्रिशियन के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस शो के फीडबैक में ज़रूर, यानी कि कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हम समझेंगे कि अगर आप चाहते हैं, कुछ सवालात हमारे पास ऐसे आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम जो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स होंगे उस डिजीज़ से रिलेटेड उनको ज़रूर इनवाइट करेंगे। एंड देन अगेन 1122 आपकी इमरजेंसी के लिए, 112223 अगेन आपकी तबीब के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ज़रूर सॉल्व करेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह करीम।